जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर इंजीनियर 2018 के एग्ज़ाम होने के बाद जो कोचिंग की आंसर की आई थी उस पे बच्चों के जो स्कोर हो रहे थे उससे रिलेटेड मैंने एक सर्वे करने के बाद एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताया था। और उसमें मेरे उस वीडियो पे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, अपने 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 स्कोर बताएं। और उस वीडियो के अपलोड करने के जस्ट 2 से 3 घंटे बाद आपकी ऑफिशियल आंसर की आ गई। तो बच्चों ने ऑफिशियल आंसर की से मैच किया, तो उन्होंने देखा कि ऑफिशियल आंसर की से मैच करने के बाद उनके 25 से 30 नंबर, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, 25 से 30 नंबर उनके लेस हो रहे हैं। वो 25 से 30 नंबर जो लेस हो रहे हैं उसका रीज़न ये है कि ऑफिशियल आंसर की में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिन पे ऑब्जेक्शन आपको रेज करना है। उन्होंने ऑफिशियली जो है कि गलत आंसर की जारी की है। तो इस संबंध में कई सारे बच्चों ने कमेंट भी किया कि सर जो है कि ऑब्जेक्शन रेज करना है, ऑब्जेक्शन रेज करना है, सर सोर्स के बारे में बताएं कि सर सोर्स कहाँ से हम लोग लें और कैसे आप सोर्स को कैसे अपलोड करें। तो ये इस संबंध में मैं आपको जो है कि इस वीडियो में बताऊंगा। और ख़ासकर मैं आपको टेक्निकल में मैं सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की बात करूंगा और नॉन टेक्निकल तो सबका सेम ही है। तो नॉन टेक्निकल में 3 क्वेश्चन है जिन पे ऑब्जेक्शन रेज करना है। तो उसके लिए सारे बच्चे चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर किसी भी डिपार्टमेंट से हों वो जुड़ सकते हैं। लेकिन मैं टेक्निकल के लिए मैं आपको बात जो करूँगा मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँगा, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल की पहले मैं चर्चा कर देता हूँ ताकि जो बच्चे मैकेनिकल के हैं वो या फिर इलेक्ट्रिकल के हैं वो फटाफट अपना वीडियो यहाँ से हट सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम है नहीं। आप अपना सर्वे करिए, आप देखिए कहाँ से आपके ऑब्जेक्शन आप में भी ज़रूर होंगे ऑब्जेक्शन रेज करने वाले 2, 4, 5 क्वेश्चन। तो मैं नॉन टेक्निकल में अगर मैं बात करूं तो नॉन टेक्निकल में सर्वे के बाद पता चला कि मिनिमम 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको 100% आयोग गलत आंसर की दिया हुआ है। इन पे आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है और ऑब्जेक्शन रेज आपको करना है, आपको किसी और पे डिपेंड नहीं होना कि कोई और बच्चा ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है और वो रेज करेगा तो हमारा भी फायदा होगा। नहीं, ये आपकी अपनी लड़ाई है और आपकी अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। आपको किसी पे भी डिपेंड नहीं होना है कि हाँ कोई और ऑब्जेक्शन रेज करेगा उसका फ़ायदा मुझे मिलेगा। क्या पता जो आप सोच रहे हैं वही अगला बच्चा सोच रहा हो और इस चक्कर में आपके एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन होने या ना होने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो बिल्कुल आप रिस्क नहीं लीजिए, आप ऑब्जेक्शन रेज करिए। ऑब्जेक्शन रेज करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, आपको वहाँ लिंक पे जाइए, वहाँ आप अपना क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करिए, आप सोर्स अपना सेलेक्ट करिए, सोर्स का पीडीएफ डालिए, क्वेश्चन नंबर का आप क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सोर्स का आपका पीडीएफ अपलोड कर दीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख करके आप सीधा अपलोड कर दीजिए, इसका कोई चार्ज भी नहीं लग रहा है। तो ये लड़ाई आपकी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लड़ाई आपकी है, आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना है, आपको जो है कि ऑब्जेक्शन रेज करना है। तो इस संबंध में मैं आपकी मदद क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी मदद ये कर सकता हूँ कि मैं आपको बता दूं कि हाँ मेरी जो समझ है, मेरी समझ से, या मैं बच्चों ने जो कमेंट किया, बच्चों ने जो मैसेज किया और जो बताया मुझे कि हाँ सर ये आप देख लीजिए कि क्या इसमें है ऑब्जेक्शन रेज करने लायक, तो मैं उनमें डिसीजन पे मैं पहुंच रहा हूँ कि हाँ आप नॉन टेक्निकल आप 3 क्वेश्चन 100% आप करिए। उसके अलावा आपको जो लग रहा है वो आप उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो नॉन टेक्निकल में आप 3 क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरे पास जो है कि जी सीरीज की बुकलेट है और उस बुकलेट के मैं क्वेश्चन नंबर के साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ और क्वेश्चन भी पढ़ दूंगा ताकि आप अपने बुकलेट में आप अपना क्वेश्चन कहाँ है, किस नंबर पे है, आप उसको जो है कि देख पाएँ। तो जी सीरीज़ में मैं आपको बताऊं कि रीजनिंग में आप 2 क्वेश्चन पे रेज करिए और दोनों वो जो क्वेश्चन है रीजनिंग के, दोनों ही अर्थमेटिकल रीजनिंग के हैं, दोनों ही अर्थमेटिकल रीजनिंग के हैं जिन पे आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। तो मैं अगर आपको बताऊं, एक क्वेश्चन है जी सीरीज का 56 नंबर, उसमें क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में चिन्हित करें। क्या इसमें देना है कि एक, अगर आपको ऑप्शन 1 चूज़ करना है यदि कथन 1 अकेले ही समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, 2 चूज़ करना है अगर 2 अकेले ही समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ऑप्शन 3 चूज़ करना है यदि 1 और 2 दोनों मिलकर समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, 4 चूज़ करना है यदि 1 और 2 दोनों मिलकर के समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो इसमें कथन क्या कह रहा है इन्होंने, क्या पी सम संख्या है। तो उसमें ये क्वेश्चन रहा आपका, इसमें आपको पहला कथन दे रहे हैं ये कि पी 3 का गुणज है और दूसरा कह रहे हैं पी के ठीक 3 गुणनखंड हैं। तो ये 3 चीज़ इन्होंने कहा है, ये 2 कथन दे रखा है। अब इस पे आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा, क्या अकेले एक उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या दोनों मिल करके उत्तर देने पर्याप्त हैं या दूसरा अकेले पर्याप्त है या फिर कोई भी पर्याप्त नहीं है। तो मैं कहूँगा कि इसमें डी होगा, क्योंकि इससे कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता कि पी सम संख्या है तो वो 3 का गुणज है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पी के ठीक 3 गुणनखंड हैं ये भी नहीं है।
कोई सम संख्या है तो उसके सिर्फ 3 गुणनखंड नहीं होंगे, उसके और भी गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका होगा कथन 1 और 2 साथ मिलकर समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको 4 होना चाहिए, सही होना चाहिए, लेकिन आयोग ने 3 सही किया है। आयोग बता रहा है कि कथन 1 और 2 दोनों मिलकर के समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो आप इस पे ऑब्जेक्शन राइज करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे आप ऑब्जेक्शन 100% राइज करिए। अब इसमें आप कहेंगे कि सोर्स क्या होगा सर? सोर्स आप कुछ नहीं, सोर्स आप एक्सप्लेनेशन में लिखिए या फिर एक पेज में लिखिए, उसको आप पिक खींचिए, उसकी फोटो आप उसकी पीडीएफ बना करके अपलोड कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में आप किसको ढूंढने जाएंगे? कौन सी स्टैंडर्ड बुक है? कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है ना। एक और क्वेश्चन है आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग से ही है, वो मैं बता दूं कि जी सीरीज का ही क्वेश्चन नंबर 64 है। उसमें कह रहा है 2 प्राकृतिक संख्याएं पी और क्यू का गुणन क्या है। इसमें आपको ये क्वेश्चन था, इसमें आपको निष्कर्ष बताना था कि ए आपको चूज करना था पी और क्यू दोनों ही 10 के गुणज हैं, बी पी और क्यू अलग हैं, सी पी और क्यू का एलसीएम 37 है, और डी है कि समस्या हल नहीं की जा सकती है। तो पी और क्यू का गुणन क्या है? तो पी और क्यू का गुणन तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि दोनों की गुणज अगर 10 है तो हम गुणन नहीं निकाल सकते हैं। एलसीएम से भी हम डायरेक्ट उनके मल्टीप्लिकेशन को हम नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपका डी सही होगा कि समस्या का हल नहीं किया जा सकता, लेकिन आयोग ने सी सही किया है कि पी और क्यू का एलसीएम 37 है, जो हो ही नहीं सकता, या फिर किस तरीके से इन्होंने सही किया नहीं पता। आप इस पे ऑब्जेक्शन राइज करिएगा। 2 क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल की मैं बात करूँगा, वो इसरो का जो एक मिशन GSLV F10 करके है। ठीक है, GSLV F10, इसमें आप देखिएगा, इस पे वो जो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, उस ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन इनका जो है सही नहीं है, क्योंकि GSLV F10 जो मिशन है वो अर्थ से यानी पृथ्वी से रिलेटेड है। पृथ्वी यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है। आयोग चंद्रमा सही कर रहा, जो कि सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को या तो रिजेक्ट करेगा, सबके इसको हटा देगा, या फिर इसके नंबर सबको ऐड करेगा। लेकिन ये मत सोचिए कि बिना ऑब्जेक्शन रेज करने से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। नहीं, आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तब इस तरीके की चीज़ें इसमें पॉसिबल हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई नॉन टेक्निकल में। नॉन टेक्निकल पे मेरी समझ से ये आप 3 क्वेश्चन जिन पे मैं 100% श्योर हूँ कि आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। ऑब्जेक्शन रेज करने आपको करना ही करना है, ना तो आपको किसी के भरोसे रहना है, ना किसी का इंतजार करना। समय कम है, 28 तारीख तक लास्ट डेट है। आपको आज और कल में आपको सोर्स ढूंढ लेना है, आपको पीडीएफ बना लेना है, आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, अब मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँगा। सिविल इंजीनियरिंग में टेक्निकल में, तो टेक्निकल में मेरी समझ से 5 क्वेश्चन है, जिन 5 क्वेश्चन पे 110% आपको जो है ऑब्जेक्शन रेज करना ही करना है। और आप देखिएगा, ये सारे 5 के 5 क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ, इन पे मैक्सिमम क्वेश्चन पे आपके जो है आयोग या तो क्वेश्चन को कैंसिल करेगा या तो क्वेश्चन आपके सही करेगा। सही ज़्यादातर चांस है कि आप वो अपना फिर से रिवाइज आंसर की देगा, तो इन सारे क्वेश्चन पे जो है कि आपको करेक्शन करके मिलेगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपके 25 नंबर आपके डिसाइड करेंगे, और 25 नंबर आपके रैंक को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से आपके कौन कौन से क्वेश्चन जो है कि आपको रेज करने हैं सिविल इंजीनियरिंग में। तो मैं जी सीरीज की ही बात करूँगा। मेरे पास जी सीरीज का बुकलेट है, और इस बुकलेट पे मैं आपको बता दूँ, जी सीरीज में मैं क्वेश्चन नंबर आपको बता दूंगा। देखिए, एक क्वेश्चन है, सर्वे से है। इसमें इन्होंने पूछा था कि विच पार्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली अपोजिट टू ऑब्जेक्ट वेन इन प्रिज्मेटिक कंपास। इन्होंने कहा कि प्रिज्मेटिक कंपास में ऑब्जेक्ट वेन के जस्ट अपोजिट कौन होता है। तो भैया आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट वेन के जस्ट अपोजिट आई वेन होता है। आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो सीधा इसमें आई वेन होगा। तो लेकिन इन्होंने आयोग ने दिया है कि प्रिज्म होगा। तो प्रिज्म तो होता है, प्रिज्म सेकेंडरी है, लेकिन जब हम वेन की बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा आई वेन ऑब्जेक्ट वेन एक दूसरे के अपोजिट है। ये आप सोर्स आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप कमेंट करिएगा। मैं आपको आपके चैनल की टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं नीचे जो है कि वीडियो में ऐड करूँगा, और वहाँ आप जुड़िएगा। मैं आपको वहाँ से जो है आपको इसका सोर्स दे दूँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गया, और जिस पे आप रेज करिएगा ऑब्जेक्शन। और दूसरा क्वेश्चन में अगर बात करूँ तो एक आपका ये जो इमेज का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मशीनरी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग के प्रोसेस में जो मशीनरी यूज होती है उसको आपको बताना था। ये डायग्राम दे रखा था, उस डायग्राम पे जो है आपको बताना था। तो ये जो डायग्राम दे रखा है वो तो जी सीरीज का 97 नंबर क्वेश्चन है, आप अपना देख लीजिएगा कहाँ है।
तो इसमें आपका ना तो डोजर होगा, ना तो साइड डिस्चार्ज लोडर है ये, ना तो बैक हो है, ना तो डायग लाइन है। तो ये चार के चारों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। तो इन पे आप ऑब्जेक्शन राइज करिएगा। आप इसका सीधा सीधा सर्च करिएगा कि मशीनरी यूज इन क्वेरिंग में, तो फिर यहाँ से आपको निकल के आएगा वो मशीनरी। इसका इमेज आपको जैसा मिल जाएगा, इसका मिलता जुलता इमेज आप PDF में अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। और तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि तीसरे और चौथे शियर स्ट्रेस से रिलेटेड है। शियर स्ट्रेस और एरिया एक क्वेश्चन में दे रखा है 107, क्वेश्चन नंबर 107। इसमें जो है कि पूछा कि ऑब्जेक्ट लैप एरिया दे दिया है, एन ऑब्जेक्ट विथ लैप एरिया 6 मीटर स्क्वायर एंड एवरेज शियर स्ट्रेंथ वैल्यू दे रखा है 2। ठीक है, व्हाट विल बी द अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो भैया आपको एरिया दे रखा है और शियर स्ट्रेस दे रखा है, तो आपको सीधा फोर्स की बात कर रहा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे एरिया इंटू स्ट्रेस, तो आपका फोर्स आ जाएगा। लेकिन आयोग इसमें भी गलत आंसर की दे रहा है। ठीक है, आप इस पे ऑब्जेक्शन राइज करिएगा। और दूसरा 108 है, इसमें क्या दे रखा है, इन्होंने फोर्स दे रखा है 16 न्यूटन का, और आपका लैप एरिया दे रखा है इसमें 4 मीटर स्क्वायर का। तो यहाँ से आपका एवरेज शियर स्ट्रेस जब पूछेगा तो आपको जो है फोर्स अपान एरिया करना है, तो आपका सीधा स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 16 आपका फोर्स है और एरिया 4 मीटर स्क्वायर का है, तो आपका 16/4 आप करेंगे, 16 में 4 से भाग करेंगे तो आपका 4 आएगा। ठीक है, तो 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका ये आंसर होगा। आयोग ने गलत दे रखा। तो 2 ये हो गए, आपके 4 हो गए टेक्निकल के। अब 5वां क्वेश्चन में अगर बात करूं तो 5वां क्वेश्चन आपका जो है RCC का है। ठीक है, RCC में आपको जो है कि क्वेश्चन नंबर 113 113 नंबर है। 113 नंबर आप इसमें देख लीजिएगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट टॉक्स अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ द हार्ड एंड कंक्रीट। हार्ड एंड कंक्रीट की प्रॉपर्टी के बारे में बात किया, पूछा है क्या है। तो पहला आपको स्टेटमेंट दे रखा है, स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्मल कंक्रीट वेरीज बिटवीन 25 MPa टू 40 MPa, जो कि गलत है। नॉर्मल कंक्रीट की स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो 15 न्यूटन पर MPa, मतलब 15 MPa से लेकर के 25 MPa तक हो जाएगी। 15, 20, 25, ये आपकी 3 जो होती हैं, जो ग्रेड होते हैं वो नॉर्मल में आपके कंसीडर होते हैं। 30 से लेकर के आपका 55 तक आपका स्टैंडर्ड हो जाता है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा। ये तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है द डेंसर द कंक्रीट द लेसर इट्स परफॉर्मेंस एंड ग्रेटर द ड्यूरेबिलिटी, ये आपका सही है स्टेटमेंट। और तीसरा स्टेटमेंट है एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस टू फिजियोकेमिकल अटैक, जी ये भी आपका सही है। कंक्रीट जो है कि फिजियोकेमिकल अटैक से वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो आपके 2 ये स्टेटमेंट आपके सेकंड एंड थर्ड ये दोनों सही है। आप आयोग जो है कि कुछ गलत लगा रहा है, मैंने इसमें टिक नहीं किया कि आयोग जो है कि क्या लगा रहा है, लेकिन इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट 2 और 3 बोथ आर करेक्ट। ओके, और एक क्वेश्चन और आप देख लीजिएगा, एक जो कॉलम की मिनिमम साइज दे रखा है, इन्होंने पूछ रखा है कि अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ RCC कॉलम। ठीक है, तो RCC कॉलम जब भी हम कोड 456/2000 की बात करेंगे तो 456/2000 हमेशा mm में साइज को डिफाइन करता है। तो आप यहाँ एक पहला ऑप्शन दे रखा है 9 इंच × 9 इंच, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि इसका ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से नहीं है, आपको मैं इसका सोर्स भी दे दूंगा। कोड में दे रखा है कि 200 × 200 mm जो होगा ये मिनिमम कॉलम की साइज होगी। ठीक है, तो आपके ये क्वेश्चन हो गए, आपके शायद 5 या 6 क्वेश्चन हो गए। मैं 2 शियर स्ट्रेस से हो गए, एक आपका डायग्राम वाला, एक सर्वे का 4 हो गया, और ये 6 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन पे आपको जो है ऑब्जेक्शन रेज करना, किसी पे डिपेंड नहीं होना है। ये ऑब्जेक्शन आप खुद रेज करेंगे, आपको सोर्स मिल जाएगा। सोर्स आप खोजिए, थोड़ी मेहनत करिए, मेहनत करेंगे, आपको जब रिजल्ट मिलेगा बड़ी खुशी मिलती है। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप मेहनत करिए। और हाँ, अगर मेहनत करिए उसमें मेरी ज़रूरत महसूस होती है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तब तक ये लड़ाई लड़नी है। ऐसा नहीं है कि पेपर हो गया ख़त्म कहानी होगी, नहीं, पेपर हो गया। 2016 वालों का भी पेपर हुआ, 2018 वालों का भी पेपर हुआ है। आपको पता होगा कि जो वैकेंसी हमारी जूनियर इंजीनियर की थी, इस वैकेंसी पे बहुत फोकस आयोग का था नहीं, लेकिन हमारे आपके संघर्ष, हमारे आपके बार बार आयोग पे पहुंचने से इसमें जो है कि कई सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है। जैसे संदीप दुबे का मैं नाम लूँ, और ऐसे एक सूरज मिश्रा सर हैं, तो
तो ये सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है इन्होंने, और बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम तो सबका नहीं ले पाऊँगा। तो ये सारे लोगों ने बहुत मेहनत की, बार बार आयोग में जा करके उनसे बातचीत करके इस डिसीजन पे बहुत जो है कि इस अपनी वैकेंसी को हाईलाइट किया और आपका एग्ज़ाम कराया। 16 का भी एग्ज़ाम हो गया, 18 का भी हो गया है। अब एक रणनीति बना रहे हैं कि हम लोग मिल करके कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि ताकि हमारी जो 16 वाली वैकेंसी है और 18 वाली वैकेंसी है ये ओवरलैप ना करे। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा 16 में भी सिलेक्ट हो रहा है और 18 में भी सिलेक्ट हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो बच्चे ज्वाइन तो किसी एक में करेगा, लेकिन वो छोड़ेगा इस आस में नहीं कि जो है कि पता नहीं मुझे कौन सा डिपार्टमेंट 16 में मिलेगा, 18 में कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। वो काउंसलिंग वगैरह दोनों जगह कराएगा, तो इसमें नुकसान होगा। सीटें जो है कि कई सारी सीटें बर्बाद होंगी। वो 400-500 सीटें आप ये मान के चलो, जिस बच्चे का 2016 में सिलेक्शन हो रहा है उसका 2018 में सिलेक्शन होना तय है, क्योंकि पेपर 2016 का टफ था 18 की अपेक्षा। तो जो बच्चा 18 में 16 वाले में अच्छा स्कोर कर रहा है वो 18 में अच्छा स्कोर करेगा। तो ये इसलिए रणनीति ये बन रही है कि हम लोग किस तरीके से मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, हमारी ख़राब सीटें जो है कि ख़राब ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे ज्वाइनिंग हो और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं कि अपनी पोस्ट जो है कि कंसीडर करें। अभी कहीं भी हो, देखिए लंबा समय हो गया है। अब आपको डिपार्टमेंट क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है ये तो अलग बात हो गई। फिलहाल अभी आपको सिलेक्शन चाहिए। आपको एक बार सिलेक्शन हो जाएगा फिर डिपार्टमेंट आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगेगा तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट अच्छी मेहनत करके, आपकी पीछे वैकेंसी आ रही है, ये दोनों वैकेंसी जैसे ही क्लियर होंगी वैसे आपकी एक बड़ी मात्रा में फिर से वैकेंसी जेई की आ रही हैं, तो आपको उसमें बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। तो फिलहाल आप एक अच्छी रणनीति बनाइए, मिल करके एक समझदारी के साथ एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए जो है कि आप लोग काम करिए और आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। और बाकी हम लोग का प्रयास जारी रहेगा। तो अब मैं बात कर लूँ कि चैनल की, तो चैनल में व्यूज़ तो आप लोग बहुत सारे लोग देखना पसंद कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको, और बेल आइकन नहीं दबाएंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन मिलेगी नहीं। तो मेरी बात आप तक पहुंच नहीं पाएगी। जब मेरी बात आप तक पहुंच नहीं पाएगी तो मैं अपनी जो रणनीति है मैं आपको कैसे बता पाऊंगा, और अगला हमारा जो स्टेप होगा कैसे हमको जो है कि मैक्सिमम सीटें अपनी निकालनी है, ओवरलैपिंग से कैसे बचाना है, इस तरीके की चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको अभी तो देखो रिज़ल्ट कैसे करते हैं क्या नहीं, आंसर की तो बड़ी जल्दी इन्होंने दे दी, रिज़ल्ट अगर देरी होगी क्या होगी तो हम लोग को फिर से आयोग जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। आप लोग जुड़िए और दूसरे को भी जोड़िए। आने वाले समय में जो है कि हम लोग मिल करके एक बेहतर काम करेंगे और एक अच्छा मुकाम हासिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग के साथ और प्रयास से होगा। इसमें सब जो है कि मिल करके आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो ऑब्जेक्शन की अब फाइनली मैं बात कर दूं, मेरा वीडियो पूरा ऑब्जेक्शन पे ही था। और ऑब्जेक्शन में आप देखिए, अगर आपके टेक्निकल में सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो 6 क्वेश्चन है मिनिमम मेरी समझ से, बाकी और जिसमें आपको लगता है आप उसको ऑब्जेक्शन राइज करिएगा। तो 30 नंबर ये आपके टेक्निकल में आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत बढ़त देंगे, और नॉन टेक्निकल में 3 क्वेश्चन है आपको 10 नंबर वो दे देंगे। ठीक है, तो आपका जो है कि 40 नंबर का वेरिएशन है, बहुत तगड़ा वेरिएशन है, बहुत चीज़ें इससे आपकी डिसाइड हो जाएंगी। आपका डिपार्टमेंट बहुत कुछ डिसाइड होगा कि आपको डिपार्टमेंट क्या मिलेगा। सिलेक्शन तो हालांकि सबके साथ इस चीज़ में किसी के 2-4 गलत होंगे, किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, किसी ने किया होगा, तो ऐसे सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल आप ऑब्जेक्शन रेज करिएगा, बहुत मस्त है, और चैनल को सपोर्ट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।